चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट क्लास में हमने आपको पढ़ाया डायरेक्शन रेशियोज, डायरेक्शन कोसाइंस, ठीक ना। एक बार फिर से थोड़ा सा रिवाइज करा देते हैं लास्ट क्लास में, है ना। अगर आपके पास कोई वेक्टर है, फुल वेक्टर जिसका नाम है ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, ठीक है। ए आई कैप, बी जे कैप, सी के कैप। भैया ए बी सी क्या होते हैं? ए बी सी होते हैं फुल वेक्टर के लेंथ कंपोनेंट, फुल वेक्टर के लेंथ कंपोनेंट, है ना। मतलब दिस इज प्रोजेक्शन अलोंग एक्स एक्सिस, प्रोजेक्शन अलोंग वाई एक्सिस एंड प्रोजेक्शन अलोंग जेड एक्सिस। थोड़ा ऐसे हो जा दिख रहा है? ओके, प्रोजेक्शन अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, जिनको बोलते हैं ए बी सी को क्या क्या बोला मैंने? दीज आर द लेंथ कंपोनेंट ऑफ कंप्लीट वेक्टर। कंप्लीट वेक्टर के लेंथ कंपोनेंट ए बी सी हुआ करते हैं। इन्हीं को क्या बोलते हैं? प्रोजेक्शन अलोंग रिस्पेक्टिवली एक्स वाई एंड जेड एक्सिस, ठीक है ना। एक्स वाई जेड एक्सिस, इन्हीं को बोलते हैं बच्चों डायरेक्शन रेशियोज। क्या बोलते हैं? डायरेक्शन रेशियोज ए बी सी को, ठीक है। दिखाया कैसे जाता है? यदि ये कोई वेक्टर आपके पास है, ये इस वेक्टर का पूरा नाम है ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। वेक्टर का नाम कुछ दे दो, आर दे दो, फिलहाल आर दे दिया। आर इक्वल्स टू वेक्टर ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। इस वेक्टर के फुल लेंथ के कंपोनेंट होंगे ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, ए बी सी फुल लेंथ कंपोनेंट। चलो देख लो, यदि देखना चाहते हो सर ए कहाँ होगा, बेटा ये वेक्टर डेफिनेटली x की कुछ पोजीशन यहाँ से स्टार्ट होगी और x की पोजीशन कुछ यहाँ पे खत्म होगी, है ना। x की पोजीशन जो यहाँ से स्टार्ट होगी वो क्या होगी? x1, और ये क्या होगी? x2। तो यार अपन ए बी सी को डायरेक्शन रेशियोज बोलते हैं और a की वैल्यू होती है x2 माइनस x1। इसी तरह b की वैल्यू क्या होती है बच्चों? y2 माइनस y1, और c की वैल्यू क्या होती है? z2 माइनस z1। तो लास्ट बार एक बार फिर कहूंगा कि डायरेक्शन रेशियोज जो होते हैं ये फुल वेक्टर के लेंथ कंपोनेंट हुआ करते हैं। फुल वेक्टर के लेंथ कंपोनेंट होते हैं डायरेक्शन रेशियोज। अब हमें पढ़ना है डायरेक्शन कोसाइंस। डायरेक्शन कोसाइंस बच्चों आपके पास ये वेक्टर आर है। मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया कि किसी दिए गए कंप्लीट वेक्टर से उसी वेक्टर की डायरेक्शन में अगर यूनिट वेक्टर निकालना हो तो नन्हा सा वेक्टर आर कैप क्या कहलाता बच्चों? वेक्टर आर कैप इक्वल टू गिवन वेक्टर अपॉन उसका मॉडुलस वेक्टर। बोलो यस और नो। तो भैया आर कैप इक्वल्स टू बन जाता रहा है कितने पास? ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप होल डिवाइडेड बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। हाँ बेटा अभी ए बी सी चल रहा है ना। तो अपने पास जो कंपोनेंट टूटेंगे, ब्रेक होंगे, आर कैप के कंपोनेंट टूटेंगे, वो कहलाएंगे ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, है ना। और आई कैप वेरी गुड प्लस बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर जे कैप प्लस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यार ये कहलाएंगे। ये क्या बन गया यार? ये यूनिट वेक्टर बन गया। क्या बन गया ये? अब ये जो लेंथ कंपोनेंट दिख रहे हैं ये फुल वेक्टर के नहीं है, अब ये कम हो चुके हैं क्योंकि कुछ डिवाइड हो चुका है। पहले इनमें कुछ डिवाइड नहीं हुआ था, ए बी सी थे बेचारे, अब इनमें कुछ डिवाइड हो चुका है। तो ये बन चुके हैं यूनिट वेक्टर के लेंथ कंपोनेंट। यूनिट वेक्टर के लेंथ कंपोनेंट, इनको बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइंस। तो भैया ये कहलाता है एल, ये कहलाता है एम और ये कहलाता है एन। समझ गए? ये कहलाते हैं यूनिट वेक्टर के लेंथ कंपोनेंट एल एम एन। ओके, अगर आप इनको तो L बन गया, M बन गया, N बन गया। सो दीज आर डायरेक्शन कोसाइंस। तो यदि इस कंपोनेंट का अगर इसको एक तरीके से ऐसा समझा जाए, इसको एक तरीके से कैसे समझते हैं देखते हैं। इसको मैं मिटा दूं क्या? एक दूसरा डायग्राम बना देता हूं यहाँ पे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। देखो दूसरा डायग्राम, अगर आपके पास ये 3D सिस्टम है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस जो हम शुरू से पढ़ रहे हैं, और ये आपके पास एक वेक्टर है जो कि O से स्टार्ट होता है और P तक चलता है, और P पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है बच्चों? मान लो ए बी सी। क्या है कोऑर्डिनेट? ए बी सी। तो ये OP वेक्टर जो बनेगा बच्चों वो बनेगा ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस क्या? सी के कैप, ठीक है ना। अब एक्स एक्सिस के अलोंग फुल कंपोनेंट जो गिरेगा वो ए गिरेगा, वाई एक्सिस के अलोंग जो कंपोनेंट गिरेगा वो बी गिरेगा, और जेड एक्सिस के अलोंग जो कंपोनेंट गिरेगा वो क्या गिरेगा? सी गिरेगा। इतना तो पता है बच्चों आप लोग को। अब इसका यूनिट वेक्टर निकालोगे बच्चों तो ये यहां तक आएगा यूनिट वेक्टर, है ना। और ये कोऑर्डिनेट जो कहलाएंगे, अब देखो यूनिट वेक्टर की जो कोऑर्डिनेट है, वेक्टर जो बन चुका है यूनिट वेक्टर वो क्या बन चुका है? एल आई कैप प्लस एम जे कैप प्लस एन के कैप। बन चुका कि नहीं बन चुका?
लिख देता हूं आर कैप इक्वल टू एल आई कैप प्लस एम जे कैप प्लस क्या एन के कैप। बना कि नहीं बना? तो यूनिट वेक्टर क्या होता है? एल आई कैप प्लस एम जे कैप प्लस एन के कैप। हुआ ना? तो बेटा यहाँ पे जो इसके कॉर्नर्स बनेंगे, जैसे इसके कॉर्नर ए बी सी बन रहे थे, कोई बता सकता है इसके कॉर्नर क्या बनेंगे? एल भैया उसके ए बी सी बन रहे थे पूरे वेक्टर के, तो इसके कॉर्नर क्या बनेंगे? एल बनेंगे। समझ गया ना? मतलब ये यूनिट वेक्टर के लेंथ कंपोनेंट बनते हैं, वो क्या होते हैं? डायरेक्शन कोसाइंस। डायरेक्शन चलो अब देखो जी बेटा, एल एम एन हो गए, ठीक है ना। अगर आप मैग्नीट्यूड लोगे इस वेक्टर का तो कितना आएगा? 1, क्योंकि वो यूनिट वेक्टर है। इसका नाम मैं दे देता हूं। इसका नाम क्या था? पहले वाले का आर वेक्टर था, ये कंप्लीट वेक्टर था आर वेक्टर। तो ये कंप्लीट वेक्टर था आर वेक्टर, और ये जो छोटा सा नन्हा सा वेक्टर बना है वो क्या है? आर कैप। क्या है बेटा? आर कैप। समझ में आया ना? आर कैप। ओके, अब देखो बच्चों, ये जो एंगल है इस वेक्टर का एंगल आर कैप समझा चुका मैं आपको। ये देखो, ये जो यूनिट वेक्टर जा रहा है बच्चों, ये जो वेक्टर जा रहा है, ये एक्स एक्सिस के साथ मान लो एंगल अल्फा बना रहा है। एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है? अल्फा। इसको बोलते हैं डायरेक्शन एंगल। एक्स एक्सिस के साथ एंगल अल्फा है, वाई एक्सिस के साथ क्या एंगल बेटा? बीटा, और जेड के साथ क्या है? गामा। 3 एंगल बना रहा है। इन एंगल को बोलते हैं बेटा अपन डायरेक्शन एंगल्स। क्या बोलते हैं? डायरेक्शन एंगल्स। अब जो चीज सिखा रहा हूं ध्यान से देखना बेटा, इसको मिला दो यहां से, मिला दिया तो ये लेंथ कितनी बनेगी यहां तक की? एल बनेगी नहीं बनेगी? एल बनेगी ना। एक्स एक्सिस के लॉन्ग लेंथ क्या बनेगी? एल। ऊपर वाली क्या बनेगी? एम। ऊपर वाली एम बनेगी। ओके ठीक है। दूसरी बात, यहां तक एल बन गई, एल लेंथ यहां तक आ गई। देखो एल। अब यहां पे ये लेंथ कितनी है कौन बताएगा? यूनिट वेक्टर की। अरे क्यों एन बोल रहे हो यार? यूनिट वेक्टर की लेंथ कितनी है? 1 है यार, है ना? हाँ 1 है। हाँ बस यूनिट वेक्टर यहीं तक की तो निकाल रहा हूं भाई। एन क्या होगा? एन तो जेड एक्सिस के लॉन्ग लेंथ होगी ना। एन तो जेड एक्सिस, जैसे वेक्टर बाहर निकलेगा एन तो वो होगी। एक्स एक्सिस के लॉन्ग यूनिट वेक्टर का जो प्रोजेक्शन गिरेगा वो एल होगा, वाई एक्सिस के लॉन्ग जो गिरेगा वो एम होगा, और जेड एक्सिस के लॉन्ग क्या होगा? एन होगा। तो अपन अभी एक्स एक्सिस के साथ खेल रहे हैं। चलो तो लगाओ कॉस अल्फा। कॉस अल्फा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस कितना है इस एंगल के लिए? बेस कितना है? एल। और हाइपोटेनस कितना है? अल्फा। क्यों होगा? अल्फा तो एंगल है। हाइपोटेनस कितना होगा? यहां तक की लेंथ कितनी है? 1 है। वही तो बोल रहे 1 हुई। तो आंसर क्या आ गया? एल इक्वल टू कॉस अल्फा। एल इक्वल टू, इसीलिए इसका नाम है डायरेक्शन कोसाइन, मतलब डायरेक्शन एंगल का कॉस। कॉस का पूरा नाम क्या होता है मैथ में? कोसाइन। इसलिए नाम है डायरेक्शन एंगल का कॉस, डायरेक्शन कोसाइन। इसी तरीके से यहाँ वाई एक्सिस के साथ एंगल कितना बन रहा है? बीटा। तो एम क्या प्रोड्यूस करेगा? एम इक्वल टू कॉस बीटा। और तीसरा एंगल गामा है, तो गामा के लिए कौन देगा? एन। तो एन इक्वल टू क्या आएगा? कॉस गामा। आया समझ में? तो नोट कर लो बच्चों, एल इक्वल टू कॉस अल्फा, एम इक्वल टू कॉस बीटा, एन इक्वल टू कॉस गामा। एल इक्वल टू कॉस अल्फा, एम इक्वल टू कॉस बीटा, एन इक्वल टू कॉस गामा। ठीक बन जाएगा। एल इक्वल टू कॉस अल्फा, एल इक्वल टू कॉस बीटा, एम इक्वल टू कॉस बीटा एंड एन इक्वल टू कॉस गामा। ठीक है, एक चीज ये हो गई। एक बात और बची हुई है एक बात और बची हुई है बच्चों, ये देखो L इज इक्वल्स टू, क्या देखा अपन ने? L इज इक्वल टू, मतलब L डायरेक्शन कोसाइंस इस कंप्लीट वेक्टर के लिए a अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। बोलो हाँ या ना? L इक्वल्स टू a अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है ना? तो यहां से आप ये बताइए मुझे, L इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, क्या मैं यहां पर L इज इक्वल्स टू a अपॉन मॉड r नहीं लिख सकता हूं? भैया ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर क्या पूरी की लेंथ है ना? यार पूरे की लेंथ को मॉड आर ही तो बोलते हैं। वेक्टर आ रही है पूरा था, तो पूरे की लेंथ क्या होगी? मॉड आर होगी ही नहीं होगी? अच्छा मॉड हटा भी दो तो भी मॉड ही कहलाता है, जब तक वेक्टर ना लगा हो तो मॉडुलस ही कहलाता है। तो बेटा ये बताओ क्या लिख सकता हूं मैं? a इज इक्वल टू एल टाइम्स ऑफ r। यस और नो? a इज इक्वल टू एल टाइम्स ऑफ r। लॉजिक बहुत सिंपल है। a पर पहुंचने के लिए आपको l को, अगर आप a पर पहुंचना चाहते हो, a मतलब फुल वेक्टर का लेंथ कंपोनेंट,
ए है, अगर उस तक पहुंचना चाहते हो तो यूनिट वेक्टर के लेंथ कंपोनेंट को कितने बार फोल्ड करना पड़ेगा, आर बार। तो इसके ऊपर फोल्ड करते जाओ, किट किट किट, इसको ऐसे मोड़ते जाओ, समझ गए ना। ये लेंथ कंपोनेंट एक्स एक्सिस का आएगा, जब आप इसको आर बार फोल्ड करोगे तो कहां तक पहुंचोगे, यहां तक पहुंच जाओगे। तो ए इज इक्वल टू एल टाइम्स ऑफ आर, क्लियर हुआ। बी इज इक्वल टू सिमिलरली क्या होगा बच्चों, एम टाइम्स ऑफ आर, एंड सी इज इक्वल टू क्या होगा, एन आर। आया समझ में। सी इज इक्वल टू एन आर, मतलब ए इज इक्वल टू एल आर, बी इज इक्वल टू एम आर, सी इज इक्वल टू एन आर। क्लियर हुआ, कोई दिक्कत। तो आपको दिख रहा है, तो जितना बड़ा आपका एल वेक्टर होगा, मतलब यूनिट वेक्टर का लेंथ कंपोनेंट जितना बड़ा होगा, फुल वेक्टर का भी लेंथ कंपोनेंट उतना ही बड़ा होगा। क्योंकि क्यों भाई, भैया जब अगर ये छोटा सा होगा तो ये आपको छोटा सा मिलेगा, जब ये स्टेप बड़े बड़े होंगे, जब आप बड़े बड़े कदम चलोगे तो आपको फाइनल जो डिस्टेंस मिलेगी वो भी तो बड़ी मिलेगी। तो आप क्या लिख सकते हो बच्चों, आप यहां से लिख सकते हो L प्रोपोर्शनल टू A, M प्रोपोर्शनल टू B और N प्रोपोर्शनल टू C। समझ गए ना, मतलब L A के प्रोपोर्शनल होता है, M B के प्रोपोर्शनल होता है और N C के प्रोपोर्शनल होता है। प्रोपोर्शनलिटी का मतलब क्या होता है, दे विल गिव सेम रेशियो, दे विल गिव यू सेम रेशियो। तो भैया एक चीज क्या बन गई, यहां से एक चीज बन गई आपके पास, L अपॉन A इक्वल टू M अपॉन B इक्वल टू N अपॉन C। मतलब डायरेक्शन रेशियोज और डायरेक्शन कोसाइंस एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होते हैं, एक दूसरे के क्या होते हैं, प्रोपोर्शनल। ठीक है ना। चलो इतना बहुत कुछ मैंने बता दिया है, जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो और बेहतरीन क्लियर होगा। ज्यादा कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। मुझे बस एक चीज आप बताओ बच्चों कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। दिमाग से पढ़े होगे तो तुरंत बता दोगे, नहीं तो संघर्ष करोगे। व्हाट इज एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, वैल्यू है। हाँ वैल्यू बताओ सर, हाँ स्क्वायर अपॉन सॉल्व करके बताओ, नंबर आएगा, नंबर, हाँ दैट विल बी अ नंबर। क्या होगी वैल्यू, 3। ओ माय गॉड यार, इतने तरीके हैं बताने के, इतने तरीके हैं कि पूछो मत। इतने तरीके बताने के कि पूछो मत। बताओ भाई, चलो देखो भैया, ये L है, ये M है, ये N है। यार इसी को स्क्वायर कर दो, पहली चीज तो तरीका ये। तो इसको स्क्वायर करो तो L का स्क्वायर क्या हो जाएगा, A स्क्वायर, और रूट का हट जाएगा रूट। तो भैया ये हो गया A स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। बोलो हाँ। ये आएगा B स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, और ये आएगा C स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस कितना, C स्क्वायर। एलसीएम कितना आ गया, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, तीनों में सेम है ना। यहाँ के छोड़ेगा A स्क्वायर, इधर पे के छोड़ेगा B स्क्वायर, इधर के छोड़ दिया C स्क्वायर, कट गए। कितनों आ गो, 1 आ गया। समझ में आ गया यार, 1 है। दूसरा तरीका बहुत ही घटिया, बहुत ही सिंपल तरीका भैया, ये था कंप्लीट वेक्टर ABC। तो जो वेक्टर प्रोड्यूस हो रहा था वो हो रहा था AI कैप प्लस BJ कैप प्लस CK कैप, और इसका जो यूनिट वेक्टर प्रोड्यूस होगा वो क्या होगा, LI कैप प्लस MJ कैप प्लस NK कैप। जब नाम में ही छिपा हुआ है यूनिट वेक्टर, मतलब जो LI कैप प्लस MJ कैप प्लस NK कैप होता है वो यूनिट वेक्टर होता है। दैट इज कॉल्ड R कैप इक्वल टू LI कैप प्लस MJ कैप प्लस NK कैप। बोलो ये यूनिट वेक्टर है कि नहीं है। तो भैया मेरे जब इसका मॉड निकालोगे, मॉड R कैप अंडर रूट L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर। हाँ, किसी भी दुनिया का कोई भी यूनिट वेक्टर हो उसका लेंथ कितनी होती है, 1। तो 1 इक्वल टू अंडर रूट L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर, स्क्वायर ले लो। बोलो आंसर कितना आ गया, प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया, खत्म खेल। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है, तो वो तो यूनिट वेक्टर है ना बेटा। L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर कितना आएगा, 1 आएगा। समझ में आया। ले लो फोटो फटाक से, लिखने का काम घर पे करना, बहुत कुछ है। ठीक है, चलो एक सवाल और आ रहा है इसके बाद, एक सवाल इसका और आ रहा है। तो क्या समझाया मैंने बच्चों, L इक्वल टू कॉस अल्फा, M इक्वल टू कॉस बीटा, N इक्वल टू कॉस गामा।
जो जो मेन इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन में आएगा, एग्जाम में आएगा, वो ये है एल की वैल्यू इतनी, एम की वैल्यू इतनी, एन की वैल्यू इतनी, बस इतना ही में काम चल जाएगा। दूसरा एल की वैल्यू इतनी आ गई, एम की वैल्यू इतनी और एन की वैल्यू इतनी। दूसरी बात एल इक्वल टू एल टाइम्स ऑफ आर। एल के आर फोल्ड मारोगे क्या मिलेगा? ए मिलेगा। एम के आर फोल्ड मारोगे बी मिलेगा और एन के आर फोल्ड मारोगे क्या मिलेगा? सी मिलेगा। तो ए इक्वल टू एल आर, बी इक्वल टू एम आर, सी इक्वल टू एन आर। दूसरी बात हो गई। तीसरी बात क्या बताऊं भाई? तीसरी बात मैंने बताई आपको, एल की वैल्यू कॉस अल्फा, एम की वैल्यू कॉस बीटा और एन की वैल्यू कॉस गामा। चलो क्वेश्चन बताओ, दूसरा सवाल का जवाब दो। बताओ मेरे को द वैल्यू ऑफ कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा कितनी होगी? द वैल्यू ऑफ कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा कितनी होगी? बनी होगी। बिल्कुल सही, बहुत अच्छे, सही जवाब। भाई एल की वैल्यू कॉस अल्फा है, एम की वैल्यू कॉस बीटा है, एन की वैल्यू कॉस गामा है, तो तीनों की वैल्यू का स्क्वायर रख दो, बस वही। भाई एल दिखता है आपको नंबर में और कॉस अल्फा एंगल की फॉर्म में दिखता है ना, तो यस देख लो। एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? 1। तो डायरेक्शन एंगल के टर्म्स में एल को बोलते हैं हम कॉस स्क्वायर अल्फा स्क्वायर लगा दो। एम हो जाएगा बच्चों कॉस स्क्वायर बीटा और एन हो जाएगा कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू कितना? 1। बस ये आंसर आ गया। अब कई बार क्वेश्चन घुमा के पूछ देता, बोले साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा बता दो। चलो भाई लगाओ आंगनबाड़ी का टीका। 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा पढ़े ना 10th क्लास में? हाँ, प्लस 10th क्लास मतलब आंगनबाड़ी, ठीक है ना। 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू कितना? 1। जोड़ दो, 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना हो गया? 3 माइनस, है ना, माइनस साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा और माइनस साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू कितना? 1। बेटा इसको पकड़ के उस तरफ ले चलो और 1 को इधर ले आओ, तो 3 में से 1 गए, कितना बचा? 2, और उधर चला गया तो क्या हो गया? अल्फा बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा। तो ये क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा क्या होएगा। समझ में आ गया? भूल तो नहीं जाओगे? तो कॉस में दिया रहेगा, साइन में पलट लो। अब हो सकता है कॉस में दिया रहे कॉस 2 अल्फा में बदलो, तो उसका भी फॉर्मूला होता है, याद करो। 1 प्लस कॉस 2 अल्फा इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर अल्फा। तो 2 को नीचे भेज दो, ये लो। अब जहां जहां कॉस स्क्वायर अल्फा है यहाँ पे 1 प्लस कॉस 2 अल्फा अपॉन 2, 1 प्लस कॉस 2 बीटा बाई 2 और 1 प्लस कॉस 2 गामा बाई 2 बन जाएगा। कर ही देता हूँ। चलो कॉस स्क्वायर अल्फा की जगह इसी से शुरू होनी कहानी। 1 प्लस कॉस 2 अल्फा बाई 2 प्लस 1 प्लस कॉस 2 गामा बाई 2, बीटा आना था सर जी, आ गया। 1 प्लस कॉस 2 गामा बाई 2 इक्वल टू कितना? 1। यहाँ से 2 2 2 एलसीएम इधर गया, 2 कर देगा, 2 कर दिया। क्या? 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना? 3, और 2 में से 3 गया, उधर कितना बचा? तो आंसर आ गया जी कॉस 2 अल्फा कॉस 2 बीटा कॉस 2 गामा। समझ में आया? किसी भी रूप में क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। ये हो गया आपका डायरेक्शन कोसाइंस और डायरेक्शन रेशियो का पंगा खत्म। अब एक क्वेश्चन और लिखो। If a line makes equal angle, if a line makes equal angle with reference axis, एक लाइन जो है तीनों रेफरेंस एक्सिस एक्स वाई जेड के साथ बना रही है इक्वल एंगल, है ना। तो आपको बताना है देन फाइंड, पहला क्वेश्चन लिखो डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द लाइन। पहला क्वेश्चन लिखा डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द लाइन, लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस बताओ। दूसरा डायरेक्शन एंगल्स ऑफ द लाइन, सारे डायरेक्शन एंगल्स बताने आपको। चलो अब देखो बच्चों क्या सीन है क्वेश्चन का। एक लाइन है, एक्सिस तो बनाते बनाते थक गया मैं, एक्स वाई जेड अब बनाना ही है, बनाते रहेंगे, है ना। एक लाइन है, वो लाइन यू जा रही है, वेक्टर बना दो भाई, ये बन गया वेक्टर। जो नाम देना हो मर्जी का नाम दे दो, ओरिजिन का बस नाम वो रखना, उधर का नाम जो देना हो दे दो।
अब ये लाइन जो है, ये तीनों एंगल, ये एंगल अल्फा होता है, ये एंगल बीटा होता है, और ये बाहर से जो घूम करके आता है चिड़िया उड़ती हुई एंगल वो जेड, गामा। 3 एंगल हो गए। पहली धमकी दे रखी क्वेश्चन ने, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा, तीनों एंगल इक्वल हैं। अब भैया हम जानते हैं कि हमारे पास L बराबर होता है कॉस अल्फा, M बराबर क्या होता है, N बराबर क्या होता है कॉस गामा। जब आपने पहले ही बोल दिया तीनों एंगल अल्फा हैं, तो J भी हुआ कॉस अल्फा, J भी हुआ कॉस अल्फा, और J भी क्या हुआ, तीनों कॉस अल्फा। जब तीनों एंगल इक्वल हैं तो तीनों का कॉस भी तो इक्वल होंगे। चलो अब अपने पास रिलेशन क्या होता है, L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इक्वल टू कितना 1। L की वैल्यू क्या होती है कॉस अल्फा, कॉस स्क्वायर अल्फा हो जाएगी। अभी M भी कॉस अल्फा है तो वो भी कॉस स्क्वायर अल्फा, और N भी कॉस स्क्वायर अल्फा। तो डायरेक्ट लिख दूं मैं, नहीं चमका, ठीक है ना। तो 3 कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू कितना 1, तो कॉस स्क्वायर अल्फा 1/3। तो कॉस अल्फा इक्वल टू कितना हो गया अंडर रूट 1/3, तो 1/√3 है ना बेटा। प्लस और माइनस जरूर लगा लिया करो, प्लस और माइनस जरूर लगा लिया करो, है ना। 2 एंगल देते हैं इस लाइन, एक लाइन हमेशा 2 एंगल देती है, एक प्लस में और एक माइनस में, ठीक है ना। तो कॉस अल्फा इक्वल टू प्लस माइनस 1/√3। कॉस अल्फा क्या था L, तो बच्चों L इक्वल टू प्लस माइनस 1/√3। जब दोनों एंगल इक्वल हैं तो तीनों डायरेक्शन कोसाइंस LMN भी तो आपस में इक्वल होंगी, है ना। मतलब L जब इतना आया है तो M भी इतना ही होगा और N भी इतना ही होगा। तो बच्चों आंसर बना L इक्वल टू M इक्वल टू N इक्वल टू प्लस माइनस 1/√3। बोलो हाँ, ये डायरेक्शन कोसाइंस निकल गई। अब एंगल निकालना है, अब क्या निकालना है, चलो भाई एंगल निकालते हैं। तो कॉस अल्फा इक्वल टू है प्लस माइनस 1/√3। बोलो जी हाँ, अल्फा इक्वल टू कॉस इनवर्स प्लस माइनस 1/√3। नोट कर लो, और यही अल्फा, यही बीटा और यही गामा है, तो तीनों यही चीज होंगी। समझ में आया, नहीं आया तो छापो भाई, फोटो खींचो। क्लियर है ना। ये क्वेश्चन था कल वाले बुक में था, ऐसे ये क्वेश्चन मिलता जुलता, तो इसलिए इसको करा दिया मैंने। चलो ठीक है, ठीक है, ले ली फोटो, बाद में लिखना। चलो एक क्वेश्चन लिखो, लिखो a line of length 5 यूनिट, एक लाइन है जिसकी लेंथ 5 यूनिट, वेक्टर हैविंग लेंथ 5 यूनिट, ए वेक्टर जिसकी लेंथ 5 यूनिट है, फाइव यूनिट, डायरेक्शन कोसाइंस आर, its direction cosines are 1/√3 प्लस माइनस लगा लो, लगाना हो तो। एक वेक्टर जिसकी लेंथ 5 यूनिट है उसकी डायरेक्शन कोसाइंस है 1/√3 1/√3 1/√3। बताओ इसकी डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे। बताओ इसके डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे। यहाँ पे कहाँ लगेगा x2 - x1 भाई, यहाँ थोड़ा लगेगा x2 - x1। डायरेक्शन रेशियोज वो तब होता है जब आपको ये दिया होता है, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट दिया होता है। अभी आपको बताना है डायरेक्शन कोसाइंस दी गई है, ये दी गई है डायरेक्शन कोसाइंस की कोऑर्डिनेट, आपको बताना है डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे। सर LMN दे रखे हैं, LMN दे रखे हैं, बिल्कुल सही। L दे रखा है, M दे रखा है, N दे रखा है। यस सर। उससे सर हम लोग को ABC निकालना है। और सर मैग्नीट्यूड दे रखा, हाँ मैग्नीट्यूड दे रखा है, बिल्कुल सही। एक वो आ जाएगा, कैप आ जाएगा सर वो। बताओ आप, वेक्टर R दे रखा है, ये वेक्टर R का मॉड दे रखा है। यार क्या दिक्कत है इसने इतने से क्वेश्चन में। सर एक सेकंड,
चलो देखो, याद करने की कोई वो ही नहीं है यार, इतना कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है बच्चों। मैंने तुमको बताया था अगर यूनिट वेक्टर के कोने होते हैं LMN, तो फुल वेक्टर के कोने क्या हुआ करते हैं ABC, इन्हीं को डायरेक्शन रेशियोज कहते हैं। फुल वेक्टर के लेंथ कंपोनेंट को कहते हैं ना। और अभी मैंने फॉर्मूला पढ़ाया था कि A जो होता है वो L का R फोल्ड होता है। L को R बार फोल्ड करो तो A पे पहुंच जाओगे। तो भैया यहाँ पे A आएगा, L कितना है 1/√3 और मॉड R यानी कि R फोल्ड कितना है 5। बोलो यस। तो आंसर क्या आ गया, A = 5/√3 आएगा कि नहीं आएगा। सिमिलरली B = 5/√3 क्योंकि सेम है ना, और सिमिलरली C = 5/√3। तो A = 5/√3, B जो कंपोनेंट बनेगा वो बनेगा 5/√3 और C भी जो कंपोनेंट बनेगा वो बनेगा क्या 5/√3। आ गया समझ में। फुल लेंथ के कंपोनेंट मिल गए। अब आपको कोई बोले बताओ ये वेक्टर क्या था, पूरा वेक्टर क्या था, तो फिर बहुत सिंपल है। कंप्लीट वेक्टर R = AI + BJ + CK, यही तो होता है। तो 5/√3 I कैप, तो √3 सब में आ जाएगा नीचे, तो 5I + 5J + 5K होल डिवाइडेड बाई √3। ऐसे कर लो, समझ गए, कोई दिक्कत। ये इसका डायरेक्शन कोसाइंस थी, ये डायरेक्शन कोसाइंस थी LMN। तो इसका यदि वेक्टर निकालोगे तो क्या निकलेगा R यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर निकलेगा कितना I + J + K होल डिवाइडेड बाई √3। दिखा कि नहीं दिखा यूनिट वेक्टर का महाराज। यूनिट वेक्टर, हाँ वो तो पूरा है 1/√3 I कैप, 1/√3 J कैप, 1/√3 K कैप। तो ये यूनिट वेक्टर यहाँ तक का निकल गया। इसको उतने फोल्ड मार दोगे पूरा तो आप मेन वेक्टर पे पहुंच जाओगे। समझ में आया भैया सारे। इसको हाँ बिल्कुल सही है, ये सही बात है, एकदम सही बात है भाई। क्यों नहीं इंटू कर सकते हो, फॉर्मूला ही तो पढ़ा अपन ने। R कैप = वेक्टर R/mod R। बोलो हाँ, यही सोच रहा था। वेक्टर R/mod R। तो R वेक्टर = R कैप मल्टीप्लाइड बाई mod R। तो भैया R कैप क्या है, यही तो है R कैप। तो R कैप की वैल्यू I कैप + J कैप + K कैप होल डिवाइडेड बाई √3 मल्टीप्लाई बाई कितना 5, वो ये आएगा, है ना। हमने कंसेप्ट डेवलप कराया आपके अंदर कि कुछ भी आ जाए क्वेश्चन घुमा फिरा के कर लो, कोई फार्मूला नहीं रटवाया। सर मैं ये फॉर्मूले में डाल रहा था। तो पहले वेक्टर बनाना था उसका, फिर 5 टाइम्स कर दो, फोल्ड कर दो, कंपोनेंट हो जाएगा। चलो ठीक है, चले आगे। अब हेडिंग डालो बच्चों, प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स। ये तो कल का कार्यक्रम था सारा, अब स्टार्ट कर रहे हैं प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स। 2 वेक्टर का प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स। बच्चों 3 वेक्टर का प्रोडक्ट था पिछले साल सिलेबस में, मगर इस बार आपको 3 वेक्टर का प्रोडक्ट नहीं है, ठीक है ना। हाँ, तो प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स ही हमें पढ़ना है। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 वेक्टर्स। चलो देखो, 2 वेक्टर आपके पास में है बच्चों, एक वेक्टर वेक्टर A, एक वेक्टर वेक्टर B। 2 वेक्टर है आपके पास में। दोनों वेक्टर जो है को टर्मिनस है, सॉरी को इनिशियल है। क्या है, को इनिशियल। को इनिशियल मतलब एक ही साथ इनका ओरिजिन है, एक ही पॉइंट से बाहर जा रहे हैं। कोड टर्मिनस मतलब एक ही पॉइंट में आके मिलना, ये कहलाते हैं कोड। हाँ ये फिजिक्स में होता है, ये कोड टर्मिनस होता है, ये होते को इनिशियल। तो वेक्टर के प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट होती है कि दोनों को इनिशियल हो, दोनों क्या हो, हाँ। कोड टर्मिनस में काम नहीं चलेगा, को इनिशियल बनाना पड़ेगा। तो ये दोनों वेक्टर को इनिशियल हैं, ये वेक्टर ए है वेक्टर बी है, इनके बीच दोनों एक ही पॉइंट से निकल रहे हैं, बाहर जा रहे हो, दोनों एक पॉइंट से बाहर जा रहे हो। दे हैविंग द सेम ओरिजिन, सही। दोनों के बीच का एंगल कितना है, थीटा। ये भी सिचुएशन आपको गिवन है। तो अगर 2 वेक्टर आपके पास में दिए गए हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी, और इनके बीच का एंगल थीटा है, तो भैया इनके 2 तरीके के प्रोडक्ट डिफाइन होते हैं। 2 तरीके के इनके प्रोडक्ट डिफाइन होते हैं। पहला प्रोडक्ट कहलाता है बच्चों स्केलर प्रोडक्ट। पहला प्रोडक्ट कहलाता है स्केलर प्रोडक्ट। ये कैसा प्रोडक्ट है, 2 वेक्टर ऐसे मल्टीप्लाई करें, कुछ इस तरीके से इनको मल्टीप्लाई करो कि जो आंसर आए वो स्केलर हो जाए। स्केलर मतलब जिसमें डायरेक्शन ना हो। मतलब वेक्टर ए का आपने वेक्टर बी के साथ मल्टीप्लाई किया और आपका आंसर जो आया वो जो सी आया, दैट इज अ कांस्टेंट।
दैट इज अ कांस्टेंट। उसके पास वेक्टर नहीं है, डायरेक्शन नहीं है, वही वेक्टर नहीं है मींस डायरेक्शन नहीं है। तो उसके पास अगर डायरेक्शन नहीं है तो ऐसा वेक्टर का जो प्रोडक्ट होगा वो कहलाएगा स्केलर प्रोडक्ट। क्या कहलाएगा? इसको अपन लोग डॉट से शो करते हैं। सो स्केलर प्रोडक्ट का दूसरा नाम क्या है? डॉट प्रोडक्ट। समझ में आया? तो दो वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट करोगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो क्या होगा? स्केलर। स्केलर क्वांटिटी होगी। कैसी क्वांटिटी होगी? मतलब दिशा नहीं होगी। एग्जाम्पल के लिए फिजिक्स में अगर आप फोर्स वेक्टर का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हो तो रिजल्ट में क्या मिलता है? वर्क। फोर्स कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर। बट वर्क कैसी क्वांटिटी है? स्केलर। वर्क के पास डायरेक्शन नहीं होती बच्चों। तो वेक्टर इंटू वेक्टर इक्वल टू स्केलर। तो ये किसका एग्जाम्पल है यार? ये डॉट प्रोडक्ट का एग्जाम्पल है। ठीक है ना? तो पहला प्रोडक्ट कहलाएगा स्केलर प्रोडक्ट। अब दूसरा प्रोडक्ट का दूसरा टाइप, दो वेक्टर को कुछ ऐसे जुगाड़ से मल्टीप्लाई करो, इस तरीके से मल्टीप्लाई करो कि आंसर जो आए वो खुद वेक्टर आए। मतलब दो वेक्टर को आपने भिड़ाया, वेक्टर ए को वेक्टर बी के साथ भिड़ाया और जो आंसर आया इस बार सी नहीं आया, क्या आया? सी वेक्टर आया। समझ गए ना? तो इस प्रोडक्ट को अपन बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं? वेक्टर प्रोडक्ट। अब भैया कौन इतना बड़ा बार बार कुछ बोलेगा, तो कुछ नाम दे दो इसको। तो बेटा इसको समझने के लिए इनके बीच में लगाते हैं क्रॉस, तो इसलिए इसका नाम होता है क्रॉस प्रोडक्ट। तो इसका नाम होता है, इसी को बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है? आया समझ में? तो एक हो गया भैया डॉट प्रोडक्ट, एक हो गया क्रॉस प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट करोगे तो दो वेक्टर का रिजल्ट क्या मिलेगा? स्केलर। और क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो दो वेक्टर का रिजल्ट क्या मिलेगा? वेक्टर। जब आंसर वेक्टर में चाहिए हो तो क्रॉस करना पड़ेगा, जब आंसर स्केलर में चाहिए हो तो डॉट करना पड़ेगा। समझ में आया? चलो अब दोनों की डेफिनेशन लिख लो, दोनों के फॉर्मूले लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट दोनों के फॉर्मूले। दो वेक्टर ए और बी का डॉट प्रोडक्ट। ए और बी आपके पास दो वेक्टर हैं जिनके बीच का एंगल थीटा है। देखो बच्चों, दो वेक्टर ए और बी हैं, इनके बीच का एंगल थीटा है। तो इनका डॉट प्रोडक्ट कैसे डिफाइन होगा? बेटा बाद में फोटो खींच लेना, मत लिखो। दो वेक्टर आपके पास ए और बी हैं और इनका डॉट प्रोडक्ट कैसे डिफाइन होगा? तो दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल्स टू मॉड वेक्टर ए मॉड वेक्टर बी। मतलब पहले वाले का मैग्नीट्यूड, सुनो बातें नहीं करो, पहले वाले का मैग्नीट्यूड, दूसरे वाले का मैग्नीट्यूड इनटू दोनों के बीच के एंगल का कॉस थीटा। बस ये करना है। तो ये ऐसे निकलेगा डॉट प्रोडक्ट, पहले का मैग्नीट्यूड दूसरे का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस थीटा। समझ में आया? कोई दिक्कत? ये फॉर्मूला है डॉट प्रोडक्ट का। फिजिक्स में भी है? बिल्कुल है, फिजिक्स में भी है, बहुत जोर से है ना? तो दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, हाँ भैया आप लोग को फिजिक्स में लगता है इसी साल है आपको, फ्लक्स इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड और एरिया का डॉट प्रोडक्ट बी डॉट ए, फाई इज इक्वल टू बी डॉट ए। करते हैं फिजिक्स में नंबर ऑफ फ्लक्स। हाँ पिछली बार था सर। ये था पिछले बार, ये है इस बार। ठीक ना? तो वेक्टर ए डॉट बी इज इक्वल टू मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। ये फॉर्मूला है डॉट प्रोडक्ट का। वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड मतलब जो भी इसकी लेंथ हो पुट कर देना, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड निकालना सिखा दिया है, लेंथ पुट कर देना, कॉस थीटा दोनों के बीच का एंगल क्वेश्चन में दिया रहेगा, थीटा पुट कर देना, आंसर आ जाएगा। ठीक है? चलो अब दूसरा देखो, क्रॉस प्रोडक्ट। वेक्टर ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट की डेफिनेशन क्या होती है? फॉर्मूला क्या होता है? वेक्टर ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट, पहले वेक्टर का मॉड दूसरे वेक्टर का मॉड इनटू दोनों के बीच का एंगल का साइन। अब मुझे ये बताओ नवनीत, यहां तक तो मैं लिख दिया हूं, ये वाला पार्ट अपन को आंसर में वेक्टर चाहिए है। मैग्नीट्यूड क्या होता है? वेक्टर की स्केलर। मैग्नीट्यूड किसी वेक्टर का क्या देता है? स्केलर देता है कि स्केलर। बी भी क्या मिलेगा? मॉड बी। साइन थीटा भी क्या है? साइन थीटा स्केलर नंबर है ना? तो हमें डायरेक्शन देने के लिए कुछ तो चिपकाना पड़ेगा हमें। हाँ, यूनिट वेक्टर चिपकाना पड़ेगा। उस यूनिट वेक्टर को बोलते हैं एन कैप। क्या बोलते हैं? एन कैप। तो ये हो जाएगा भैया क्रॉस प्रोडक्ट एन कैप। अब एन कैप क्या होता है ये समझो। एन कैप ये हुआ करता है, ये समझो। एन कैप जो होता है वेक्टर ए और वेक्टर बी के परपेंडिकुलर का वेक्टर की डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर होता है। देखो समझो, ये है वेक्टर ए, ये है वेक्टर बी। ए क्रॉस बी का मतलब ए को बी की तरफ घुमाओ, ए को बी की तरफ घुमाओ। हाँ बिल्कुल सही, ए को बी की तरफ घुमाओ। अब जब नल खोलते हैं हम लोग, नल ओपन करते हैं, तो देखना ऐसे ही होता है। इसको अंगूठे से पकड़ करके इसको इधर की तरफ रोटेट करते हैं, रोटेट करते हैं।
तो नल कहाँ आता है, ऊपर की तरफ खुलता है, उसकी जो डंडी रहती है नल की ऊपर नहीं भागती है, ऊपर जाती है, समझ गए ना। तो या किसी भी पेंच को पकड़ के स्क्रू को खोलो तो ए को बी की तरफ घुमाते तो ऊपर जाएगी। मतलब यदि जब आप ए वेक्टर को बी की तरफ घुमाते हो तो जो रिजल्टिंग वेक्टर होता है वो कहाँ जाता है, ऊपर की तरफ। उसकी डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर जो होता है उसको बोलते हैं अपन एन कैप, समझ गए ना। मतलब ए क्रॉस बी की जो डायरेक्शन होती है वो कहाँ जाएगी, ऊपर की तरफ। So what is the direction of A cross B? It is the direction of perpendicular to the plane of A and B. मतलब A और कैसे पता नहीं फिर n कैप जो होता है A और B से बनने वाले प्लेन की परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है। फिर से समझाता हूँ, ये नोट कर लिया। पहले एक फोटो ले लो इसको फटाक से, सीधे ग्रुप में ठोक दो फोटो। ठीक है, चलो देखो, ये है, ये आपके पास एक वेक्टर वेक्टर ए, ये आपके पास दूसरा वेक्टर वेक्टर बी दिया है। ए क्रॉस ये रख लो, ये रख लो भैया वेक्टर बी, और एक पेन देना, ये है वेक्टर ए, सामने की तरफ आ रहा है, ठीक है। अब आप जो है इसको घुमाना शुरू करो, ये घुमाए घुमाए ऐसे। तो जब इसको घुमाओगे तो यहाँ जो वेक्टर होगा वो फॉरवर्ड मूव करेगा। जब आप नल को खोलते हो तो ऊपर की तरफ जाता है कि नहीं जाता है, या किसी स्क्रू को जब ओपन करते हो तो वो मूव कहाँ करता है, ऊपर की तरफ। तो उसकी डायरेक्शन मैं आपको दिखाता हूँ। जब आपने ए को बी की तरफ घुमाया तो जो इसका क्रॉस प्रोडक्ट से बनने वाला वेक्टर जो है उसकी डायरेक्शन होगी इस तरफ, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, इस तरफ। क्लियर है, उसकी डायरेक्शन इस तरफ होगी। तो बेटा ये जाएगा ए क्रॉस बी, समझ में आ गया, ये जाएगा ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी की डायरेक्शन ही होगी। तो ए क्रॉस बी का डायरेक्शन वेक्टर क्या कहलाता है, हमें पूरा, ये पूरा ए क्रॉस बी है, पूरा ए क्रॉस बी है पूरा, हमें चाहिए इसका यूनिट वेक्टर। तो इसका यूनिट वेक्टर क्या कहलाएगा, एन कैप, समझ गए ना। प्लेन ए और बी से जाने वाला प्लेन, ए और बी से जाने वाले प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर, ए और बी से जाने वाले प्लेन की परपेंडिकुलर डायरेक्शन का नन्हा सा वेक्टर। अब आप कहोगे सर यूनिट वेक्टर क्यों दे रहे हो, आखिर आप यूनिट वेक्टर का मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हो। भैया मैग्नीट्यूड तो इतना पार्ट हो गया ना, मैग्नीट्यूड इतना पार्ट हो गया। अब मैग्नीट्यूड को दिशा बताने के लिए कितने का मल्टीप्लाई करोगे, डायरेक्शन का ही तो करोगे, यूनिट का करोगे ना, यूनिट का ही तो मल्टीप्लाई करने से पूरा कंप्लीट वेक्टर तैयार होगा। फिर भूल गए बच्चे लोग यार, कंप्लीट ए वेक्टर क्या हुआ था, करता था ए कैप मल्टीप्लाइड बाई मॉड ए। तो किसी के यूनिट वेक्टर में उसके मैग्नीट्यूड का मल्टीप्लाई करने से वो पूरा वेक्टर तैयार हो जाता था। तो आपके पास ये पूरा वेक्टर आपको तैयार करना है, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना धरा है, ये जो पूरा मसाला बैठा हुआ है ये पूरा इसका मैग्नीट्यूड है, क्योंकि ये भी मैग्नीट्यूड, ये भी मैग्नीट्यूड, ये भी मैग्नीट्यूड। मल्टीप्लाई किसका करना है, डायरेक्शन ही का तो करना है। समझ में आया, कोई दिक्कत। तो ये है बच्चों क्रॉस प्रोडक्ट की डेफिनेशन, वेक्टर ए क्रॉस बी इक्वल टू मॉड ए मॉड बी साइन थीटा और एन कैप। लो ठीक है, चलो अब नेक्स्ट। लिखिए डॉट प्रोडक्ट। तो अब डॉट प्रोडक्ट को अपन अब मैंने ओवरव्यू दे दिया आपको डॉट और क्रॉस का, अब डॉट प्रोडक्ट को डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। लिखिए डॉट प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर्स, डॉट प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर्स, डॉट प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर्स। तो यूनिट वेक्टर में हम लोग डॉट प्रोडक्ट करेंगे। एक्स एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर क्या होता है, आई कैप। आई कैप का आई कैप के साथ करके मल्टीप्लाई देखते हैं। ये चलो आनंद रेडी रहो, सवाल आने वाला है। ये पहला वेक्टर है, एक्स एक्सिस के अलोंग आई कैप होता है। चलो मल्टीप्लाई करके देखते हैं आई कैप का आई कैप के साथ क्या आएगा। आई कैप डॉट आई कैप क्या होती है डेफिनेशन, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर मॉड वेक्टर ए मॉड वेक्टर बी कॉस थीटा होती है ना जी। चलो बताओ, पहला वेक्टर का मॉड क्या आएगा, मॉड आई कैप। दूसरे वेक्टर का मॉड आई कैप इनटू कॉस थीटा। खुद के साथ एंगल कितना होगा, 0 डिग्री।
सही बोले, एकदम 0 डिग्री है ना। तो कॉस कितने डिग्री 0। अरे भैया आई कैप खुद भी एक्स एक्सेस की तरफ, दूसरा आई कैप भी एक्स एक्सेस की तरफ, तो कितना होगा एंगल 0 डिग्री। चलो मॉड आई कैप की वैल्यू बोलो आनंद, मॉड आई कैप की वैल्यू, मॉड आई कैप की वैल्यू क्या हुआ, मॉड आई कैप हाउ, हाँ यार, अरे कक्का यूनिट वेक्टर है यार, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, कैप लगा देख लो सीधे 1 बनो है ना। चलो मॉड आई कैप 1 इंटू कॉस 0 कितना 1, मतलब पहला फॉर्मूला आ गया आई कैप डॉट आई कैप बराबर 1, मकर मतलब कि आई कैप डॉट आई कैप इक्वल टू, इसी तरीके से जे कैप डॉट जे कैप इक्वल टू, और के कैप डॉट के कैप इक्वल टू 1, मतलब सेम यूनिट वेक्टर का, सेम रेफरेंस यूनिट वेक्टर का आई कैप जे कैप के कैप का खुद के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर कितना आएगा 1, ठीक है ना। चलो अब दूसरे कर लेते हैं, डॉट प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर्स, रेफरेंस यूनिट वेक्टर्स, रेफरेंस मतलब एक्स एक्सेस वाई एक्सेस जेड एक्सेस वाले, उनका डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। अभिषेक आया समझ में। चलो अभिषेक, एक्स एक्सिस के लॉन्ग यूनिट वेक्टर होता है आई कैप, वाई एक्सिस के लॉन्ग यूनिट वेक्टर क्या होता है बेटा जल्दी बताओ, जे कैप। चलो करते हैं डॉट प्रोडक्ट आई कैप और जे कैप का। हाँ चलो, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्या होती है डेफिनेशन, पहले वेक्टर का मॉड दूसरे वेक्टर का मॉड इनटू कॉस ऑफ थीटा। चलो बताओ अभिषेक, पहले वेक्टर का मॉड आई कैप का मॉड कितना 1, जे कैप का मॉड कितना कॉस थीटा, दो वेक्टर आई और जे कैप के बीच का एंगल कितने डिग्री 90 डिग्री, बिल्कुल सही, कॉस 90 कितना 0, स्वाहा समथिंग स्वाहा, ठीक है ना, 0 आ गया। तो मतलब दो प्रोडक्ट अगर डॉट प्रोडक्ट अलग अलग हैं तो आंसर कितना आएगा 0। तो बच्चों लिख लो आई कैप डॉट जे कैप इक्वल टू जे कैप डॉट के कैप इक्वल टू के कैप डॉट आई कैप इक्वल टू 0। और ऑर्डर का कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ऑर्डर आगे पीछे रख दोगे तो भी तो एंगल 90 रहेगा। तो चाहे आई कैप डॉट जे कैप को चाहे आप जे कैप डॉट आई कैप कर लो, इसको के कैप डॉट जे कैप कर लो, इसको आई कैप डॉट के कैप कर लो, आंसर कितना 0। तो लगे हाँ तो एक थ्योरम और बना दो, ए डॉट बी कहो बी डॉट ए कहो, सबका छू एक ही है, नोट करो। मतलब वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है कम्यूटेटिव, उल्टा पुल्टा एक समान, समझ गए ना, ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए, वेक्टर प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होता है। तो ये हो गया दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट। अब एक और देखते हैं, दो वेक्टर आपके पास रैंडम वेक्टर, ये थे रेफरेंस वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड होता था 1। अब आपके पास दो रैंडम वेक्टर हैं, वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए, कोई भी नॉर्मल वेक्टर आपने ले लिए, वेक्टर ए और वेक्टर ए, तो इनका डॉट प्रोडक्ट कितना होगा बच्चों, चलो खोल दो, ओपन कर दो। पहले वेक्टर का मॉड दूसरे वेक्टर का मॉड, कॉस कितने डिग्री 0, खुद का खुद के साथ एंगल कितना होता है 0। तो ये क्या कहलाएगा, वेक्टर ए का, इसको लिख लो होल स्क्वायर इक्वल टू मैग्नीट्यूड ए का होल स्क्वायर। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट, गजब, जब भी डिफिकल्ट क्वेश्चन घुमाऊ क्वेश्चन बनता है तो इसी से बनता है, किसी वेक्टर का स्क्वायर उसके मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के इक्वल होता है, समझ गए ना, किसी भी वेक्टर का स्क्वायर उसके मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के इक्वल होता है। जैसे आपके सामने लिखा हुआ है a प्लस बी वेक्टर का होल स्क्वायर, तो ये एक तरीके से वेक्टर प्लस वेक्टर है तो कोई वेक्टर ही, तो इस वेक्टर का स्क्वायर इसके मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के इक्वल होगा। इससे क्वेश्चन बनेंगे डिफिकल्ट वाले, है ना, नोट कर लो इसको, फोटो ले लो इसकी। तो वेक्टर ए डॉट ए इक्वल टू ए का स्क्वायर, वेक्टर का स्क्वायर उसके मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के इक्वल होता है। डन। चलो अगली बात करेंगे, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इन रिजॉल्व्ड फॉर्म। रिजॉल्व्ड मतलब कंपोनेंट फॉर्म में बताते हैं, मतलब जिनके x कंपोनेंट, y कंपोनेंट और z कंपोनेंट रहते हैं, रेजोल्यूटेड वेक्टर भी बोल सकते हैं उनको, जिन रिजॉल्व टूटे हुए वेक्टर कंपोनेंट फॉर्म में, वो जो मैंने आपको पढ़ाए हैं। चलो देख लो, अभी यदि a वेक्टर आपके पास है, अभी मैं एंगल की फॉर्म में दे रहा था, अब मैं आपको ये वेक्टर बता करके दूंगा, जैसे मान लो एक वेक्टर है a1, तो इसका कंपोनेंट x डायरेक्शन में ax i कैप, ay j कैप, az की कैप, याद आया, वही अपन गए थे पंखे पर, तो x एक्सिस में 2 कंपोनेंट, y एक्सिस में b कंपोनेंट 3 और z में 5, तो वही 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप। x मतलब x का कंपोनेंट, ay मतलब y का कंपोनेंट और az मतलब k का z का कंपोनेंट। ये पहला वेक्टर, ये दूसरा वेक्टर bx i कैप, by j कैप, bz
के कैप, दोनों को मल्टीप्लाई करना है आपको, Yes, sir. दोनों को मल्टीप्लाई करना है। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, पहला तरीका रट लो, एक्स का एक्स के साथ, वाई का वाई के साथ, जेड का जेड के साथ। आंसर ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई और तीसरा ए जेड बी जेड। अगर फिर किसी की आवाज उठी काय तो सुन लो, ऐसो काय ए डॉट बी, कैप नहीं है सर। ए डॉट बी नहीं, कोई कैप नहीं। अब कैप क्यों आएगा? दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या जनरेट करता है, स्केलर या वेक्टर? स्केलर। तो स्केलर में कैप नहीं आ सकता ना, कैप तो वेक्टर की निशानी है। चलो तो ये स्केलर आ गया। अब जैसा आपने पूछा कि भाई काय, देखो आंसर ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप, ए जेड के कैप, डॉट बी एक्स आई कैप, बी वाई जे कैप, बी जेड के कैप। बोलो हाँ, यही कर रहे हैं। Yes, sir, यही है। चलो डॉट लगा भैया, देखना ध्यान से। उठाओ सबसे पहले ए एक्स आई कैप को, कर दो मल्टीप्लाई पूरे के साथ। बड़े वाले मल्टीप्लिकेशन ऐसे ही तो करते ना, पहले का पूरे के साथ, फिर दूसरे का पूरे के साथ। बी एक्स आई कैप, बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप, फिर प्लस इसका होगा पूरे इसके साथ, फिर लास्ट में किसका होगा, ए जेड के कैप का पूरे के साथ। होगा कि नहीं होगा बच्चों? अब बस थोड़ा साथ देना मेरा। ए एक्स बी एक्स कॉन्स्टेंट कॉन्स्टेंट कर दो मल्टीप्लाई। हाँ भाई नवीन, आई कैप का डॉट करना है आई कैप के साथ, अभी पढ़ाया। आई कैप डॉट आई कैप कितना? 1, बोलो यस। अगला ए एक्स बी वाई, इस पूरे का इसके साथ करने जा रहे हैं, ए एक्स बी वाई। अभिषेक, आई कैप का जे कैप के साथ डॉट क्या होता है? 0। निपट गए। आई कैप का के कैप के साथ 0। निपट गए। अब अगला ए वाई जे कैप है, जैसे आई कैप के साथ करोगे तो 0 हो जाएगा, ए वाई बी वाई आएगा, जिंदा बचेगा ए वाई बी वाई। और लास्ट वाले में क्या बचेगा? लास्ट वाले में 0। और ए जेड के कैप का लास्ट में क्या बचेगा? ए जेड बी जेड। तो आ गया ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। मतलब एक्स की जोड़ी एक्स के साथ, वाई की जोड़ी वाई के साथ, जेड की जोड़ी जेड के साथ। समझ में आ गया? डायरेक्टली रट लो ऐसा, ठीक है ना। ये है दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कंपोनेंट फॉर्म में। खींचो फोटो। ठीक है भैया? चलो तो ये हो गया भैया दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट। अब आता है अगला सेगमेंट, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। दो वेक्टर के बीच में कई बार आपको एंगल निकालने को बोल देता है, तो एंगल कैसे निकालेंगे? देखो क्या डेफिनेशन पढ़ी, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। कॉस थीटा को रोक लो, आ गया एंगल। वेक्टर ए डॉट बी अपॉन मॉड ए मॉड बी, आ गया जी। ये फॉर्मूला बन गया एंगल का। ये एंगल निकालने का फॉर्मूला मॉड ए मॉड बी, दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालने का फॉर्मूला कॉस थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी अपॉन मॉड ए मॉड बी। ठीक है, चलो अब देखो, अगर दो वेक्टर पैरेलल हैं, तो मैं पहले ही पढ़ा चुका हूं पैरेललिटी कंडीशन, इसलिए दोबारा नहीं पूछना। a1 अपॉन b1 या इस क्वेश्चन में ax अपॉन bx इक्वल टू ay अपॉन by इक्वल टू az अपॉन bz। x का कंपोनेंट x का कंपोनेंट, y का y के साथ और z का z के साथ पैरेलल होंगे। ये मैंने पैरेललिटी की पहले पढ़ा दी है कंडीशन। अब परपेंडिकुलरिटी की कंडीशन में पढ़ाने वाला हूं। बच्चों देखो परपेंडिकुलरिटी की कंडीशन क्या कहती है, अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे के, दो वेक्टर a और b, दो वेक्टर ये है वेक्टर a, ये गया वेक्टर b, अगर दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो ये एंगल कितने डिग्री होगा? 90 डिग्री होगा। तो अगर 90 डिग्री है तो मैं इनका डॉट प्रोडक्ट निकालूं तो a डॉट बी बराबर मॉड a जो भी है बना रहे, मॉड b जो भी है बना रहे, दोनों के बीच का एंगल cos 90 कितना होगा? cos 90 कितना होता है? 0। तो सब कुछ क्या हो जाएगा? 0। मतलब यदि दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं तो उनके बीच का एंगल 0 हो जाएगा और उनका डॉट प्रोडक्ट कितना हो जाएगा? 0। दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं तो उनके बीच का एंगल कितने डिग्री? 90 डिग्री। यस, अब इधर से आ जाओ। तो अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट कितना होगा? 0।
दो वेक्टर परपेंडिकुलर है तो डॉट प्रोडक्ट उनका 0 होगा। तो कंडीशन क्या बन गई, अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर है तो ax bx ay by az bz। देखो वहां पे क्या था, ax अपॉन bx पैरेललिटी में ax अपॉन bx इक्वल टू ay अपॉन by इक्वल टू az अपॉन bz होता था। मगर जब यदि a और b परपेंडिकुलर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 मांग रहा है, तो इस तरफ क्या पुट कर दोगे यहाँ पे, इक्वल टू 0। तो ये बन गई कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी, ax bx प्लस ay by प्लस az bz इक्वल टू 0। अगर दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0। बस काफी इतना, ठीक है जी, कोई दिक्कत। अब इसके बाद है प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर ऑन अनदर वेक्टर। टॉपिक डालो, प्रोजेक्शन मतलब छाया, अरे काहे को कुछ नहीं लिखो, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर। क्लास है तुम्हारी क्या आज? चलो लास्ट लिखो, प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर ऑन अदर वेक्टर। प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन अनदर वेक्टर। चलिए, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन अनदर वेक्टर, भाई कैसे निकालेंगे प्रोजेक्शन एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर के ऊपर, ये बात कर रहे हैं। ऑफ अ वेक्टर ऑन अदर वेक्टर, हाँ बेटा ये देखो, ऑन अनदर वेक्टर, ऑन अदर वेक्टर लिख लो, अदर वेक्टर दूसरे पर प्रोजेक्शन पहले वाले का। बेटा देखिए प्रोजेक्शन का मतलब होता है छाया, छाया निकालनी है। ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, इसका प्रोजेक्शन निकालना है ए का बी के ऊपर। तो ए का प्रोजेक्शन प्लांट करो, तो ये इसका नाम मान लो ओ, इसका नाम मान लो एम। तो ये ओ से लेकर के एम तक की जो लेंथ होगी वही क्या होगी, इसकी प्रोजेक्शन होगी। और यदि यकीन नहीं आ रहा है तो एक बड़ी सी टार्च ले लो और एक बड़ी सी टॉर्च को ऑन करके इसकी लाइट मारो ऊपर से नीचे, तो इसका पॉइंट तो यहीं पर गिरेगा, इस वाले का यहीं गिरेगा कि नहीं गिरेगा, है ना। टॉर्च इधर से मारोगे परपेंडिकुलरली ऊपर से तो नीचे गिरेगा, इधर से थोड़ी टेढ़ी करके डालोगे तो यहाँ गिरेगा इसका पॉइंट। क्लियर ना? ओके, तो बेटा ये जो गिरेगा प्रोजेक्शन ओ से लेके एम, ये कहलाएगा कि वेक्टर ए का प्रोजेक्शन किसके ऊपर, बी के ऊपर। वेक्टर ए का प्रोजेक्शन किसके ऊपर, बी के ऊपर, बी वेक्टर के ऊपर। समझ में आया बच्चों? ये तो आपको पता होगा कि ये वेक्टर ए है तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, मॉड ए, मॉड ए। ये एंगल कितना है, थीटा। तो फिजिक्स वाले पढ़ने वाले बच्चे जानते हैं कि अगर ये ए है, ये थीटा है, तो ए का थीटा की डायरेक्शन में जो कंपोनेंट रिजॉल्व होता है, जो कंपोनेंट ब्रेक होता है, वो क्या होता है बच्चों, बिल्कुल सही, थोड़ा आगे ए भी लगा दो, ए कॉस थीटा। क्या हुआ करता है भाई, ये वेक्टर, ये अगर ये लेंथ आर है तो आर का थीटा की डायरेक्शन में कंपोनेंट टूटता है आर कॉस थीटा, और ऊपर क्या टूटता है, आर साइन थीटा। तो यही तो कंपोनेंट मुझे चाहिए है, ये क्या होगा, मॉड ए कॉस थीटा। आर साइन कॉस में कैसे टूट जाएगा? चलो देखो बता रहा हूँ। ये लेंथ आर, ये लेंथ आर है, ये एंगल थीटा है, बोलो हाँ, ये एंगल थीटा है, ये तुमने परपेंडिकुलर डाला, इसका नाम है ओ, इसका नाम एम। मान लिया तुमने ये लेंथ x है, क्या मान ली, ये लेंथ x है, और ये लेंथ मान ली तुमने कितनी, y। चलो x निकालना है, x क्या दिख रहा है इस ट्रायंगल के लिए, बेस दिख रहा है, तो cos थीटा लगाओ। cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस, x बाई r। तो आंसर x इक्वल टू r cos थीटा। मतलब ये जो कंपोनेंट आएगा इस कंप्लीट लेंथ का क्या होगा, cos कंपोनेंट, r cos थीटा। तो इसी तरीके से ये मॉड a था, तो मॉड a का जो कंपोनेंट टूटेगा वो क्या होगा, मॉड a cos थीटा। आया समझ में? चलो अब मॉड a cos थीटा आपको निकालना है, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या था, वेक्टर a डॉट वेक्टर b इक्वल टू मॉड a मॉड b cos थीटा, यही तो था। तो भैया इसको रोक लो, इसको नीचे जान दो, तो आंसर मॉड a cos थीटा इज इक्वल टू a डॉट b अपॉन मॉड b। ठीक है जी? तो भाई इसका प्रोजेक्शन आ गया, ये प्रोजेक्शन आ गया किसका, a का b के ऊपर कि b का a के ऊपर, a का b के ऊपर, है ना। और ट्रिक से ऐसे याद रखते हो, जिसके ऊपर प्रोजेक्शन डालोगे वो नीचे रहेगा हमेशा, वो डाउनवर्ड है, देख लो। तो a डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ b, अगर b का a पर होता तो a डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ a, ठीक है ना। तो लिख लो प्रोजेक्शन ऑफ a अपॉन b, प्रोजेक्शन ऑफ a अपॉन b इज इक्वल टू a डॉट b अपॉन मॉड b। वेक्टर a अपॉन वेक्टर b, हाउ मच इट विल बी,
वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन मॉड वेक्टर बी, और बी अपॉन ए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए। यस सर, यस सर, ठीक है, ठीक। नेक्स्ट लास्ट 2 लाइन्स, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल बच्चों क्रॉस प्रोडक्ट में आएगा, डॉट में नहीं आएगा, सॉरी। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल नहीं है, है ना, बस इसी से यही निकलेगा, क्लियर है ना। और फिजिक्स में बच्चों फॉर्मूले यूज होते हैं वर्क के, तो वर्क इज इक्वल टू होता है फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, तो ये इसका एप्लीकेशन है। और वो फिजिक्स में आपने फ्लक्स निकाला होगा, तो ये फाई इज इक्वल टू बी डॉट ए, बहुत सारे हैं बट आपके पास केवल यही है मैथ्स में। मैथ्स में आपको फोर्स दे देगा और डिस्प्लेसमेंट दे देगा, बोलेगा वर्क निकालो, तो दोनों का क्या कर देना, डॉट प्रोडक्ट A1 A2 B1 B2 C1 C2 कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट मल्टीप्लाई कर लें। चलिए, थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही बच्चों।